नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मीत उपाध्याय और फिर एक बार आपका स्वागत है आत्मनिर्भर चैनल मैनेज बाय पीएमसीआई में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये है साइमन कमीशन से रिलेटेड। हालांकि ये पॉलिटी का एक टॉपिक है और आज मैं बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को साइमन कमीशन के बारे में जो क्या सच है उसके बारे में वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो शॉर्ट में मैंने रखा हुआ है ताकि मैं उसकी समरी जो है वो आपको डिटेल में बता सकूं, फटाफट से मैं बता सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का साइमन कमीशन का ट्रूथ क्या है उसका वीडियो। दोस्तों, साइमन कमीशन को कुछ इस तरह से समझेंगे हम लोग कि साइमन कमीशन जो है वो एक ऐसा कमीशन है जो इंडिया के अंदर आया था, खास तौर पे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म करने के लिए। यानी कि ऐसा समझिए कि उस वक्त का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कहीं ज्यादा ऐसे लॉज और ऐसी चीजें थी कि जिसकी वजह से फायदा ब्रिटिशर्स का ज्यादा और इंडियंस का कम था। तो यहाँ पे साइमन कमीशन को इसीलिए लाया गया ताकि इंडिया की कुछ रिफॉर्म्स हो सके। साइमन कमीशन आया था 1927 के अंदर, हालांकि इसको शेड्यूल किया गया था 1929 के अंदर। बट हम ऐसा मान सकते हैं कि जो एक पार्टी थी, स्वराज पार्टी, जिसको शुरू करने के पीछे दो लोगों का इंपॉर्टेंट हाथ था। एक थे मोतीलाल नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू के पिता, और दूसरे थे चित्तरंजन दास। ये स्वराज पार्टी के बहुत ही अच्छे कार्यकाल से और साथ ही में कहेंगे कि बहुत ही अच्छे पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से साइमन कमीशन को 2 साल पहले ही 2 इयर्स अर्ली ही इन्हें आना पड़ा। तो साइमन कमीशन के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा विचारना करेंगे कि क्या वो रिफॉर्म्स लाए थे और क्या कुछ चीजें हुई ही साइमन कमीशन के बीच में। तो साइमन कमीशन को इस तरह से समझते हैं कि सबसे पहले साइमन कमीशन का जो अराइवल है वो पौंडीचेरी के अंदर हुआ था। पौंडीचेरी के तट पे साइमन कमीशन सबसे पहले, यानी कि साइमन कमीशन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि साइमन और उसके साथ उसकी पूरी टीम 7 मेंबर्स जो थे वो सभी लोग सबसे पहले पौंडीचेरी के अंदर आए थे। साइमन कमीशन के जो हेड थे वो थे सर जॉन साइमन। हालांकि सीधी सी बात है कि अगर ये एक ब्रिटिशर्स की कमीशन है, ब्रिटिशर्स की अगर कमेटी है, तो उसका हेड भी सर जॉन साइमन ही रहे थे। हालांकि यही चीज सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी कि सर जॉन साइमन जो थे वो भी ब्रिटिशर्स और उनकी पूरी की पूरी जो कमेटी थी वो भी ब्रिटिशर्स से भरी हुई थी। साइमन कमीशन के अंदर सबसे ज्यादा विरोध जो था वो यही चीज का था कि साइमन कमीशन के साथ साथ उसके जितने भी ब्रिटिशर्स के जितने भी ब्रिटिश मेंबर्स थे वो सारे के सारे, इन शॉर्ट कोई इंडियन नहीं था इसमें। दोस्तों, विरोध की बात करें तो विरोध भी बिल्कुल इसी चीज का था कि साइमन जो थे वो इसके हेड थे और सारे मेंबर यानी कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द साइमन कमीशन वर द ब्रिटिशर्स। यानी कि वो लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव और मेन पर्पस यही था कि वो लोग इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म करना चाहते थे। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को वो लोग रिफॉर्म करना चाहते थे। और रिफॉर्म के अंदर जाहिर सी बात है कि अगर इंडिया के लिए रिफॉर्म हो तो इंडियंस का उसके अंदर मेन की रोल होना चाहिए, मतलब इंडियंस को इन्वॉल्व होना चाहिए। बट साइमन कमीशन के अंदर जितने भी 7 मेंबर्स थे, इन 7 मेंबर्स में से एक भी इंडियन नहीं था। जो सबसे बड़ा इस चीज का मुद्दा बनता है साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट का, 7 के 7 मेंबर्स सारे ही ब्रिटिशर्स और उसकी वजह से इसके सामने का विरोध। साइमन कमीशन के अंदर विरोध तो जाहिर था और इसी की वजह से ऑल द पार्टी अपोज्ड साइमन कमीशन। यानी कि इंडिया के अंदर उस वक्त जितनी भी पार्टी थी उस वक्त, जैसे कि हम कह सकते हैं कि आरएसएस या फिर सबसे मेजर पार्टी कांग्रेस, इन सभी ने मिलकर साइमन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। द रीजन आप सबको पता है, ऑल द मेंबर्स वर द ब्रिटिशर्स, नो इंडियंस वर इन्वॉल्व इन दैट। हालांकि साइमन कमीशन के साथ और भी कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि लाला लाजपत राय का मौत। तो लाला लाजपत राय जो है उनकी डेथ भी यहीं पे लाठीचार्ज के अंदर हुई थी। यानी कि साइमन कमीशन का जो रैली निकली थी उसके अंदर लाला लाजपत राय सबसे आगे थे और उसी के लाठीचार्ज में उनकी मौत हुई थी। साथ ही में सॉन्डर्स, जिन्होंने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था, वो सॉन्डर्स की डेथ का रीजन भी यही तय हो गया था। और इसके पीछे बहुत ही बड़े बड़े पॉलिटिकल यंग लीडर्स, जैसे कि हम कह सकते हैं, लेट्स अज्यूम दैट कि सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, इन लोगों की भी फांसी का रीजन भी यहीं से शुरू हुआ था क्योंकि इन्हीं ने सॉन्डर्स को मारा था। हालांकि ये जो पूरी हिस्ट्री है वो इससे पैरेलल चलती है, तो वो किसी और वीडियो में हम लोग कवर करने का ट्राई करेंगे। बट हाँ, साइमन कमीशन इसलिए सबसे मेजर और सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट रहा था। तो इस साइमन कमीशन को डिटेल में समझने के लिए हम लोग ऐसा समझेंगे कि भाई 1861 का जो लॉ है, 1892 का जो लॉ है और 1909 का जो लॉ है, इसे तो सबसे पहले इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से भी जाना जाता है।
इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1892 एंड 1909। हालांकि साइमन कमीशन के आने से पहले ये 3 लॉ ऑलरेडी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लागू किए थे इंडिया के लिए, ताकि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और ज्यादा रिफॉर्म कर सके, बट कहीं ना कहीं ये अप टू द मार्क नहीं थे। पहले हम इसकी डिटेल को जान लेते हैं। 1861 का जो लॉ था उसमें यह था कि वाइसरॉय की जो पावर थी उसको बढ़ा दिया था। वाइसरॉय की पावर को बढ़ाने का मतलब है कि वाइसरॉय जब अपनी काउंसिल सिलेक्ट करे तो इसमें किसी भी इंडियन मेंबर को वो अपॉइंट कर सकता है। ऐसा एक लॉ पास हुआ था 1861 के अंदर। और इसी के साथ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि सारी की सारी पावर यूनियन गवर्नमेंट या फिर वाइसरॉय के हाथों में नहीं रहेगी, कुछ कुछ पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलेगी, ऐसा भी एक लॉ पास हुआ था। 1892 के अंदर भी कुछ ऐसे ही कई सारे प्रोविजंस पास हुए, जैसे कि लेजिस्लेटिव का एक्सपांशन, यानी कि लेजिस्लेटिव की जो मेंबर्स थे उनके अंदर नंबर का बढ़ावा होना, और साथ ही में स्टेट गवर्नमेंट जो थी या फिर आप कह सकते हो कि प्रोविंसेस की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर भी कई सारे इंडियन मेंबर्स को इन्वॉल्व करना, ऐसे कई सारे प्रोविजंस पास हुए थे 1892 के अंदर। और 1909 के अंदर भी कई सारे ऐसे प्रोविजंस थे, जैसे कि सबसे पहली बार एक सबसे बेटर रिफॉर्म मुझे जो लगता है वो पहला रिफॉर्म तो ये है कि यहाँ पे अगेन लेजिस्लेटिव को और ज्यादा एक्सपांड किया गया। एक्सपांड करने का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को यहाँ पे ऐड किया गया। और दूसरा, पहली बार ब्रिटिशर्स ने अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो रहती है, यानी कि एक तरह से समझ लो कि मिनिस्टर्स, इन मिनिस्टर्स के अंदर एक मेंबर जो है वो इंडियन भी रखा था। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर हम ये समझेंगे कि लॉ का जो मिनिस्टर बनेंगे, उस मिनिस्टर की जो काउंसिल थी उस काउंसिल के अंदर एक इंडियन भी थे जिनका नाम था, द नेम वाज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा लॉ मिनिस्टर की जो काउंसिल थी उसके अंदर वो एक मेंबर रह चुके थे। तो ये सारे रिफॉर्म्स 1909 में भी आगे कि एक इंडियन अब ब्रिटिशर्स की काउंसिल यानी कि यूनियन काउंसिल में भी वो पार्ट ले सकता है। बट दोस्तों अब हमें और भी देखने की किस तरह के रिफॉर्म साइमन कमीशन ने लागू किए थे। अगर यहाँ पे हम लोग रिफॉर्म्स की बात करें, ये साइमन कमीशन ने मेजर रिफॉर्म्स क्या किए थे इनिशियल बेसिस पे, फाइनल रिफॉर्म्स तो अभी हम लोग आगे जाके बात करेंगे, बट इनिशियल रिफॉर्म्स में सबसे पहला आता है अबॉलिशन ऑफ द डायरची, सेकंड एक्सटेंशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, एंड नंबर थर्ड पे आएगा कंटिन्यूटी ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट। डायरची को हम लोग ऐसे समझेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट जो थी पहले के टाइम पे, जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसके अंदर 2 लिस्ट बना के रखे हुए थे। लिस्ट यानी कि अगर जैसे कि आज हम लोग कह सकते हैं कि हमारा एक यूनियन लिस्ट रहता है और दूसरा रहता है स्टेट लिस्ट, तो उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही 2 तरह की लिस्ट रहते थे जिसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स होते थे। अब यहाँ पे ऐसा समझ लो कि एक सब्जेक्ट है, एक लिस्ट है ए लिस्ट और दूसरा है बी लिस्ट। अब ए लिस्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐड किए गए थे। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे उसके अंदर हम ऐसा समझेंगे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वही लोग चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले यूनियन का काउंसिल और खुद गवर्नर जनरल। तो मतलब गवर्नर जनरल किसी स्टेट्स में भी पार्ट लेगा और उसकी यूनियन काउंसिल जो है वो स्टेट के रिफॉर्म्स में भी पार्ट लेगी। और कुछ टॉपिक्स बी लिस्ट में भी थी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेट के हेड यानी कि उसके जनरल या फिर उसके गवर्नर और साथ में उसकी काउंसिल पार्ट ले सकती थी। तो मतलब यहां से साफ जाहिर हो रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट हर एक स्टेट में भी अपना रोल निभाना चाहती है, वो अपनी पावर को लूज नहीं करना चाहती है। जाहिर सी बात है कि वो ए लिस्ट के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स को रखेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे और उसके डिसीजन कभी भी स्टेट की गवर्नर को और स्टेट की काउंसिल को लेने नहीं देंगे। मान लो कि अगर कोई इंडियन स्टेट की काउंसिल में है तो इंडियंस को लगेगा कि चलो हमें यहाँ पे गवर्नमेंट में कुछ रोल दिया गया है इसलिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट समझा गया है, बट वो इंपॉर्टेंस कुछ नए डिसीजंस लेने के लिए नहीं यूज किए जाएंगे क्योंकि वो डिसीजंस उस टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं होंगे, क्योंकि उस टॉपिक्स में मतलब की जो बी लिस्ट है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रखे नहीं गए होंगे। इंपॉर्टेंट सारे के सारे टॉपिक्स तो ए लिस्ट में होंगे और जिनके डिसीजन लेने का सिर्फ रोल गवर्नर जनरल को और उसकी काउंसिल को है। तो यहाँ पे ये जो अबॉलिशन कर दिया गया, क्योंकि कई सारे इंडियंस ने इसको क्रिटिसाइज किया गया था,
तो यहाँ पे साइमन कमीशन ने उसको अबॉलिश कर दिया, उसको स्टॉप कर दिया। जो गवर्नमेंट प्रोविंसेस में थी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको उसको एक्सटेंड किया गया और उसको और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया गया, मतलब कि उनको और ज्यादा जिम्मेदारियां दी गई और कम्युनल इलेक्टोरेट को कंटिन्यू किया गया। अब कम्युनल इलेक्टोरेट में ऐसे समझते हैं, कम्युनल मतलब कि इसका वर्ड आया है कम्युनिटी से। उस वक्त इंडिया में 3 मेजर कम्युनिटी थी। एक को ले लेंगे जनरल, जिसको आप समझ सकते हो कि जिसकी तादाद ज्यादा, जैसे इनिशियल बेस पे ले लेते हैं हिंदू, लेकिन सिर्फ हिंदू नहीं थे, लेकिन समझने के लिए हम हिंदू ले सकते हैं। दूसरी मेजर कम्युनिटी थी मुस्लिम्स और तीसरी मेजर कम्युनिटी थी वो थी सिख। अब जब आज इंडिया के अंदर इलेक्शन होते हैं तो जनरल इलेक्शन होते हैं, मतलब कि हर कोई इक्वल है और हर किसी का वोट इक्वल माना जाएगा। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वोटिंग नहीं होगी, जैसे कि मुस्लिम्स के लिए अलग वोटिंग, हिंदूज के लिए अलग वोटिंग, सिख के लिए अलग अलग वोटिंग, पारसी के लिए अलग वोटिंग, ऐसा नहीं अभी होता है। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा था, जनरल की वोटिंग अलग होती, मुस्लिम्स अपनी सीट पे अलग वोटिंग करते और सिख भी अपनी सीट्स पे अलग वोटिंग करते थे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का कम्युनल इलेक्टोरेट उस वक्त चल रहा था, जिसको वहां पे साइमन कमीशन ने कंटिन्यू किया था। तो ऐसे कुछ रिफॉर्म साइमन कमीशन इनिशियल बेस पे लेके आया था, बट दोस्तों ये ज्यादा टाइम तक टिका नहीं। रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने सजेस्ट किए उसके लिए सभी लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट किया, क्योंकि उस वक्त इंडिया एक यूनियन नहीं था। इंडिया के अंदर अलग अलग कम्युनिटीज का मिक्सचर था, सब अलग अलग मिक्सिंग चीजें हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे हर कोई अपने हिसाब से अलग तरीके से रूल कर रहा था। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स को एक चीज तो पता चल गई कि जो रिफॉर्म्स वो लाना चाहते हैं उसके अंदर अलग अलग लोगों की अलग अलग सजेशंस जा रहे हैं। तो उन्होंने इसी सजेशंस को एक फाइनल कंक्लूजन देने के लिए, यानी कि फाइनल रिफॉर्म्स लाने के लिए उन्होंने एक तरीका सोचा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इसको आसान ऐसा समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिशर्स जो रिफॉर्म साइमन कमीशन के थ्रू लाना चाहते थे वो रिफॉर्म्स वो नहीं ला पा रहे थे। तो उन्हें एक यूनिफॉर्म रिफॉर्म्स लाने के लिए उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सोचा। उस वक्त इंडिया के अंदर 3 अलग अलग तरीके की रूलिंग चल रही थी, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक ब्रिटिश इंडिया के साथ और तीसरी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के साथ। ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब ऑफ कोर्स जो एक विंग ब्रिटिशर्स की इंडिया में रूल कर रही थी। ब्रिटिश इंडिया समझ लो कि उसकी पॉपुलेशन इंडिया की, और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स यानी कि सारे के सारे राजाज, इन सभी लोगों को अपने अपने रिफॉर्म्स चाहिए थे। तो इन तीनों को साथ मिलकर उन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस योजी। हालांकि कई बच्चे और कई लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये इरविन पैक्ट के साथ मर्जअप कर लेते हैं। तो ये वो राउंड टेबल जो वो तो 1935 में हुए थे, यानी कि दांडी मार्च के बाद। तो ये वो राउंड टेबल्स नहीं है, ये साइमन कमीशन के लिए अलग राउंड टेबल्स अरेंज किए गए थे। तो यहाँ पे तीनों की तीनों के साथ, मतलब कि तीनों ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के साथ राउंड टेबल योजी गई और उसके अंदर से वो लोग कंक्लूजन पे आने का ट्राई करते हैं कि एग्जैक्टली किस तरह के रिफॉर्म्स इंडिया को चाहिए। इन्होंने अपने रिफॉर्म्स बताए, इन्होंने अपने रिफॉर्म्स और इन्होंने अपने रिफॉर्म्स, इन तीनों को सम अप करके ब्रिटिशर्स चाहते थे कि यूनिफॉर्म रिफॉर्म लाए जाए। यूनिफॉर्म रिफॉर्म्स की मैंने बात की, पर यूनिफॉर्म रिफॉर्म्स आना इतना आसान नहीं था। इसको 7 साल लग गए, 7 years इट टुक। 7 साल लग गए ये तय करने में कि एग्जैक्टली किस तरह के रिफॉर्म्स लाने चाहिए। जो भी रिफॉर्म्स आए उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कहेंगे, और उसी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर उस रिफॉर्म्स को कहा गया है व्हाइट पेपर ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। यानी कि ऐसे समझें कि साइमन कमीशन जब इंडिया में आया और उसने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो भी रिफॉर्म्स लाने का ट्राई किया, उसको एंड ऑफ द डे आफ्टर 7 years व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के तौर पे माना गया। हालांकि साइमन कमीशन का जो फाइनल ड्राफ्ट था, यानी कि फाइनल चेंजेस जो थे, वो आगे जाके ज्वाइंट कमेटी बन जाती है ब्रिटिश पार्लियामेंट की। यानी कि फाइनल ड्राफ्ट सबमिट हो गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में और आगे जाके उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जोड़ दिया गया। यानी इसको ऐसे समझें कि साइमन कमीशन का खुद का कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं आया। नो फाइनल कंक्लूजन फॉर दिस साइमन कमीशन। हालांकि इसको देर लग गई, इसीलिए एक नया एक्ट इंडिया में पास हुआ और उस एक्ट का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो साइमन कमीशन ने जो भी मेहनत की, जो भी रिफॉर्म्स लाने का ट्राई किया, वो सारे के सारे रिफॉर्म्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के साथ ज्वाइंट कर दिए गए। तो यहां पे ऐसे समझेंगे कि 1935 का खुद के रिफॉर्म्स और साथ में साइमन कमीशन के अपने खुद के रिफॉर्म्स, ये दोनों मिलके बन गए इंडियन एक्ट 1935।
दोस्तों इंडियन 1935 एक्ट जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था फ्यूचर इंडिया के लिए, क्योंकि अगर आप कभी भी आज का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यही कहा गया है कि कई सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली लिए गए हैं 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। तो मतलब आज के कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें रिफ्लेक्शन दिखती है 1935 एक्ट की। तो मतलब कई सारे रिफॉर्म्स 1935 में ही ले लिए गए थे, जिसके अंदर साइमन कमीशन का भी कुछ कई सारा रोल था, जो आज के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि ड्यूअल गवर्नमेंट, जैसे कि स्टेट और यूनियन को अलग करना, फिर जैसे कि लिस्ट बनाना कि भाई स्टेट गवर्नमेंट अपने तरीके से काम करेगी और यूनियन तरीका अपने तरीके से काम करेगा। जैसे कई सारे रिफॉर्म साइमन कमीशन 1929 में, हालांकि उससे पहले 1927 में ही शेड्यूल्ड हो गए थे, जिसको एक्सटेंडेड 1935 तक किया गया, और आज के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये देखने को हमें मिलता है। ये था साइमन कमीशन दोस्तों। थैंक यू। आई होप दोस्तों साइमन कमीशन आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि वीडियो हो सके उतना ज़्यादा शॉर्ट रखने का ट्राई करूँ, बट शायद एक्सप्लेनिंग में वीडियो लंबी ही हो जाती है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। लेकिन नॉलेज है, जितना ज़्यादा मिले उतना हमें गेन करना चाहिए। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे जो वीडियोस हैं उसे आप शेयर कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हमारी फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है, जिसका डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी मैंने आपको बिलो सेक्शन में दिया हुआ है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कितना पसंद आया। अब आप और कोई मुझे कई सारी जगहों से फोन कॉल्स आते हैं कि हमें ये वीडियोस चाहिए, तो आप प्लीज मुझे फोन कॉल करके भी बता सकते हैं, और साथ में आप हमें हमारे इंस्टा या फिर फेसबुक पेज पे भी बता सकते हैं। साथ में आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। दोस्तों आपने हमारा वीडियो देखा, थैंक यू सो मच फॉर दैट। धन्यवाद दोस्तों।